नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज, जहां खबरों का मतलब है सिर्फ और सिर्फ सच्चाई। हम पहुंचाते हैं आप तक देश और दुनिया की हर वो खबर जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, बिना किसी शोर के, सिर्फ सटीक जानकारी। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपनों के साथ शेयर करना न भूलें। पल पल की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। डीडी न्यूज, भरोसे की नई पहचान। गणतंत्र दिवस पर झुग्गी वासियों को सीएम रेखा गुप्ता की बड़ी सौगात, 327 करोड़ के विकास कार्यों को मंजूरी। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने झुग्गी बस्तियों के कायाकल्प के लिए 327 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं को हरी झंडी दिखाई है। मुख्यमंत्री ने झुग्गी बस्तियों के प्रतिनिधियों को अपने आवास पर आमंत्रित किया और उनके साथ लंच कर आत्मीयता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने झुग्गी विकास के लिए 700 करोड़ का विशेष बजट रखा है ताकि श्रमिकों को पक्का मकान, शौचालय, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अटल कैंटीन जैसी सुविधाएं मिल सके। पिछली सरकारों पर प्रहार करते हुए सीएम ने कहा कि अब झुग्गीवासी केवल वोट बैंक नहीं बल्कि सम्मानजनक जीवन के हकदार है। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इंडिया एनर्जी वीक 2026 भारत और कनाडा के बीच ऊर्जा सहयोग का नया अध्याय शुरू। इंडिया एनर्जी वीक 2026 के मंच पर भारत और कनाडा ने अपने ऊर्जा संबंधों को नई ऊंचाई दी है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और कनाडा के ऊर्जा मंत्री टिमोथी हॉजसन के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक में द्विपक्षीय ऊर्जा संवाद को औपचारिक रूप से पुनः शुरू किया गया। कनाडा ने एशिया को अपना प्राथमिक बाजार मानते हुए एलएनजी, एलपीजी और कच्चे तेल की आपूर्ति बढ़ाने पर सहमति जताई है, जबकि भारत ने ऊर्जा क्षेत्र में $500 अरब के निवेश अवसरों को साझा किया। दोनों देशों ने जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन, बायोफ्यूल और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग और स्थिर आपूर्ति श्रृंखला बनाने का साझा संकल्प दोहराया है। बंगाल में सर पर टकराव, चुनाव आयोग ने अफसरों के तबादले पर लगाई रोक। ममता का दिल्ली में धरना। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग और ममता सरकार के बीच तल्खी बढ़ गई है। आयोग ने राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिया है कि सर प्रक्रिया में शामिल किसी भी अधिकारी का तबादला बिना उसकी अनुमति के नहीं किया जाएगा। आयोग ने हाल ही में हुए 3 आईएएस अधिकारियों के तबादले को नियमों का उल्लंघन बताते हुए उन्हें तत्काल रद्द करने का आदेश दिया है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सर को पीछे के दरवाजे से एनआरसी करार देते हुए इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वे बुधवार को दिल्ली में चुनाव आयोग के कार्यालय के सामने धरना देंगी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद आयोग ने तार्किक विसंगतियों वाले 1.36 करोड़ मतदाताओं की सूची सार्वजनिक करने और उन्हें सुनवाई का अतिरिक्त मौका देने का निर्णय लिया है। सिल विवाद पर पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की अहम बैठक समाधान के लिए बनेगा। वर्किंग ग्रुप सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद को सुलझाने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक महत्वपूर्ण बैठक की। सीएम मान ने स्पष्ट किया कि पंजाब के पास किसी अन्य राज्य को देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है और नहर के लिए जमीन भी उपलब्ध नहीं है। हालांकि उन्होंने हरियाणा को छोटा भाई बताते हुए कहा कि पंजाब आपसी सहमति से समाधान चाहता है। मान ने चिंता जताई कि पंजाब के 115 ब्लॉकों में जल स्तर गिर चुका है, फिर भी राज्य 60% पानी गैर रिपेरियन राज्यों को दे रहा है। दोनों पक्षों ने भविष्य में निरंतर संवाद के लिए एक संयुक्त वर्किंग ग्रुप गठित करने का सुझाव दिया है ताकि टकराव खत्म हो सके। महाराष्ट्र में मराठी भाषा पर विवाद तेज, नियम तोड़ने वाले स्कूलों पर गिरेगी। गाज महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के उन स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है जो मराठी भाषा को अनिवार्य विषय के रूप में नहीं पढ़ा रहे हैं। 2020 में लागू नियम के अनुसार सभी बोर्डों के स्कूलों में मराठी अनिवार्य है, लेकिन कई निजी स्कूल इसका उल्लंघन कर रहे थे। मनसे नेता अमित ठाकरे द्वारा सरकार को ज्ञापन सौंपने और दबाव बनाने के बाद शिक्षा विभाग ने जांच और कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। नगर निगम चुनावों
से पहले आए इस फैसले ने राज्य में भाषाई राजनीति को फिर से गरमा दिया है। सरकार ने शिक्षा आयुक्त को तत्काल रिपोर्ट सौंपने को कहा है, जिससे आने वाले दिनों में भाषा विवाद और बढ़ने के आसार है। कूड़े के पहाड़ पर दिल्ली में सियासी संग्राम, सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी सरकार को घेरा। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली की बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह राजधानी को कैंसर कैपिटल बना रही है। भारद्वाज के अनुसार भलसवा लैंडफिल का हजारों ट्रक कूड़ा चोरी छिपे किराड़ी और रोहिणी जैसे इलाकों में डाला जा रहा है, जिससे वहां कूड़े के नए पहाड़ खड़े हो रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि इस कचरे से निकलने वाले रसायन न केवल हवा को जहरीला बना रहे हैं, बल्कि बारिश के साथ जमीन में रिसकर भूजल को भी प्रदूषित कर देंगे। आप नेता ने कहा कि किराड़ी के गरीब और पूर्वांचली लोग ट्यूबवेल के पानी पर निर्भर है और सरकार उन्हें घातक बीमारियों का तोहफा दे रही है। बजट सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी सोनिया गांधी के आवास पर बनी। कांग्रेस की रणनीति संसद के आगामी बजट सत्र को लेकर सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्लियामेंट्री स्ट्रेटजी ग्रुप की अहम बैठक हुई। इस बैठक में राहुल गांधी और गेद्दू ने बजट सत्र के बाद चल रहे बजट सत्र की ग्रुप की बजट सत्र के बैठक वंदना मल्लिकार्जुन खड़गे सहित वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन ने बताया कि पार्टी सदन में जाति जनगणना, मनरेगा बजट और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरेगी। इसके अलावा गिरते रुपये विदेश नीति की चुनौतियों और अमेरिका द्वारा टैरिफ की धमकियों पर भी चर्चा की मांग की जाएगी। अरावली पर्यावरण संरक्षण और हाल ही में इंदौर अहमदाबाद में हुई मौतों के मामले पर भी कांग्रेस मुखर रहेगी। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि वह जाति जनगणना की मांग पर सरकार की मंशा साफ करने का दबाव बनाएगी। बजट सत्र की बैठक से फिर गायब रहे शशि थरूर। क्या कांग्रेस आलाकमान से बढ़ गई है दूरी? कांग्रेस सांसद शशि थरूर और पार्टी आलाकमान के बीच बढ़ती दूरियां एक बार फिर चर्चा में है। सोनिया गांधी के आवास पर बजट सत्र की रणनीति तय करने के लिए बुलाई गई पार्लियामेंट्री स्ट्रेटजी ग्रुप की अहम बैठक से थरूर नदारद रहे। हालांकि उन्होंने अनुपस्थिति का कारण दुबई से दिल्ली की यात्रा बताया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में कयासों का दौर जारी है। हाल के दिनों में केरल चुनाव रणनीति और अन्य महत्वपूर्ण बैठकों से उनकी लगातार दूरी ने पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। सूत्रों के मुताबिक थरूर कोच्चि में राहुल गांधी के कार्यक्रम में हुई अनदेखी से भी नाराज बताए जा रहे हैं। विपक्षी एकता की कोशिशों के बीच थरूर की यह बेरुखी कांग्रेस के लिए एक नई चुनौती पेश कर रही है। बंगाल चुनाव से पहले हुमायूं कबीर का बड़ा दांव एमएम और लेफ्ट के साथ गठबंधन की तैयारी। तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने अपनी नई जनता उन्नयन पार्टी के साथ पश्चिम बंगाल की सियासत में हलचल तेज कर दी है। विधानसभा चुनाव से पहले कबीर ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एमएम और माकपा के साथ गठबंधन के संकेत दिए हैं। मालदा में अपनी पार्टी का कार्यालय खोलते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस के साथ गठबंधन की कोई संभावना नहीं है, लेकिन अन्य टीएमसी विरोधी दलों के लिए उनके दरवाजे खुले हैं। कबीर ने ममता सरकार पर अल्पसंख्यकों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए चुनौती दी है कि इस बार उनकी सरकार का पतन निश्चित है। मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में कबीर की यह सक्रियता टीएमसी के वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। सर के खिलाफ दिल्ली में ममता का शक्ति प्रदर्शन चुनाव आयोग के सामने देंगी। धरना पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ अपने आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का फैसला किया है। करीब 1.5 करोड़ मतदाताओं को मिले नोटिस के विरोध में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दिल्ली में चुनाव आयोग कार्यालय के समक्ष धरना देंगे। मुख्यमंत्री का आरोप है कि सर के नाम पर बंगाल के वैध नागरिकों को परेशान किया जा रहा है। दिल्ली यात्रा के दौरान वे विपक्षी दलों के नेताओं को भी इस मुद्दे पर लामबंद करेंगी।
3 फरवरी तक दिल्ली में रहने के दौरान टीएमसी सांसद भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। बजट सत्र के बीच ममता की यह सक्रियता केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ उनके कड़े रुख को दर्शाती है। यूजीसी विवाद, धर्मेंद्र प्रधान ने दिलाया सुरक्षा का भरोसा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला। यूजीसी के नए समानता रेगुलेशन 2026 पर बढ़ते विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्पष्ट किया है कि किसी का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि नियमों का दुरुपयोग रोकना सरकार और यूजीसी की जिम्मेदारी है। उधर सुप्रीम कोर्ट में वकील विनीत जिंदल ने याचिका दायर कर नियम 3 को चुनौती दी है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा केवल एसएससी, एसटी और ओबीसी तक सीमित रखना गैर समावेशी है, जिससे सामान्य वर्ग को सुरक्षा से बाहर कर दिया गया है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। मंत्री ने कहा कि पूरी प्रक्रिया संविधान के दायरे में है। महाराष्ट्र कैबिनेट के बड़े फैसले ईटी में पीएम सेतु और शत्रु संपत्ति पर स्टांप ड्यूटी माफ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बैठक में युवाओं और बुनियादी ढांचे के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। राज्य के ईटी संस्थानों में पीएम सेतु योजना शुरू की जाएगी, जिसका उद्देश्य युवाओं के कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। पहले चरण में यह नागपुर, पुणे और छत्रपति संभाजी नगर में लागू होगी। इसके अलावा कैबिनेट ने केंद्र या राज्य सरकार के अधीन शत्रु संपत्ति की खरीद बिक्री पर स्टांप ड्यूटी पूरी तरह माफ करने का बड़ा फैसला लिया है। एमएसएमई ठेकेदारों के लंबित भुगतानों के लिए टीडीएस प्लेटफॉर्म के उपयोग और सरकारी जमीन के पट्टे की अवधि बढ़ाने को भी मंजूरी दी गई। धुले की सहकारी कतई मिल के पुनरुद्धार का निर्णय भी इस बैठक में लिया गया। दिल्ली के व्यापारियों को बड़ी सौगात, अब बिना गारंटी मिलेगा 10 करोड़ तक का लोन। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने व्यापारियों और उद्यमियों के लिए एक ऐतिहासिक योजना की घोषणा की है। अब दिल्ली में छोटे व्यवसायियों को बिना कुछ गिरवी रखे 10 करोड़ रुपए तक का ऋण मिल सकेगा। इसके लिए दिल्ली सरकार ने केंद्र की संस्था CGTMSE के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। योजना के तहत यदि कोई ऋण नहीं चुका पाता तो 75-90% गारंटी केंद्र उठाएगा और शेष जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की होगी। सरकार ने इसके लिए 50 करोड़ का विशेष फंड बनाया है और एनपीए की सीमा 10% तय की है। उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि महिला और एसए उद्यमियों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे 1 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। भारत यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड डील अमेरिकी टैरिफ की मार से मिलेगी राहत। भारत और यूरोपीय संघ के बीच बहुप्रतीक्षित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर सहमति बन गई है। चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने इस डील का स्वागत करते हुए इसे भारतीय निर्यातकों के लिए बड़ी संजीवनी बताया है। अमेरिकी टैरिफ में 50% की बढ़ोतरी के कारण संकट झेल रहे टेक्सटाइल, लेदर और जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे क्षेत्र को अब यूरोप के 27 देशों का विशाल बाजार मिलेगा। सीटीआई चेयरमैन ब्रिजेश गोयल के अनुसार इससे समझौते से भारत का निर्यात $50 अरब तक पहुंच सकता है और अमेरिका द्वारा प्रभावित 10 लाख नौकरियों को बचाने में मदद मिलेगी। साथ ही यूरोप से आने वाली दवाइयां और गाड़ियां भी भारत में सस्ती होंगी। मनरेगा का नाम बदलने पर कर्नाटक सरकार का बड़ा पलटवार। सभी ग्राम पंचायतें अब गांधी के नाम पर केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना का नाम बदलकर VBG करने के विरोध में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने आक्रामक रुख अपना लिया है। उप मुख्यमंत्री DK
शिव कुमार ने घोषणा की है कि महात्मा गांधी का नाम अमर रखने के लिए राज्य की सभी ग्राम पंचायतों का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आरोप लगाया कि नई योजना के जरिए केंद्र गरीबों का हक और पंचायतों की ताकत छीन रहा है। कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर पुरानी मनरेगा योजना को फिर से लागू करने की मांग की है। सरकार का तर्क है कि विकास के नाम पर बापू की विरासत को मिटाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शंकराचार्य विवाद पर उमा भारती का बड़ा बयान प्रशासन को दी। मर्यादा में रहने की नसीहत। प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच जारी विवाद में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी कूद पड़ी है। उन्होंने अधिकारियों द्वारा शंकराचार्य से उनके पद का प्रमाण मांगने को मर्यादा का उल्लंघन बताया। उमा भारती ने स्पष्ट किया कि किसी के शंकराचार्य होने की पुष्टि केवल विद्वत परिषद या अन्य शंकराचार्य ही कर सकते हैं। यह अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सीएम योगी के विरोधी किसी खुशफहमी में न रहे, क्योंकि उनका सम्मान योगी जी के प्रति बरकरार है। दूसरी ओर रायबरेली में शंकराचार्य के विरोध में पोस्टर लगे हैं। वहीं अयोध्या में एक जीएसटी डिप्टी कमिश्नर ने योगी के समर्थन में इस्तीफा देकर मामले को और गर्मा दिया है। गोवा में इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आगाज। पीएम मोदी ने भारत को बताया ऊर्जा क्षेत्र का ग्लोबल हब। गोवा में 4 दिवसीय इंडिया एनर्जी वीक 2026 का औपचारिक शुभारंभ हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए वैश्विक ऊर्जा सहयोग और नवाचार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। इस सम्मेलन में संयुक्त अरब अमीरात और कनाडा सहित 120 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और 75,000 से ज्यादा ऊर्जा पेशेवर हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस मंच को निवेश और तकनीकी सहयोग के लिए महत्वपूर्ण बताया। आयोजन का मुख्य फोकस डीकार्बनाइजेशन और वैश्विक निवेश को प्रोत्साहित करने पर है, जो वैश्विक ऊर्जा कूटनीति में भारत की बढ़ती धमक को दर्शाता है। बंगाल फतह का मिशन। भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन का 2 दिवसीय दौरा शुरू शाह भी आएंगे। भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन मंगलवार से पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर है। अध्यक्ष बनने के बाद उनका यह पहला बंगाल दौरा 2026 विधानसभा चुनाव के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। नबीन दुर्गापुर के कमल मेले का उद्घाटन करेंगे और प्रदेश कोर कमेटी के साथ चुनावी रणनीति पर उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। बुधवार को वे भीरिंगी काली मंदिर में पूजा के बाद बर्धमान और आसनसोल में कार्यकर्ता सम्मेलनों को संबोधित करेंगे। बंगाल चुनाव के लिए भाजपा ने 294 सीटों पर प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं और कई राज्यों के वरिष्ठ नेताओं को भी प्रचार की कमान सौंपी है। इस दौरे के तुरंत बाद 30-31 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बंगाल पहुंचेंगे। यूजीसी के नए नियमों पर बरसे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बताया। हिंदू धर्म के लिए हानिकारक शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने यूजीसी के समानता रेगुलेशन 2026 को हिंदू धर्म की एकता के लिए घातक बताया है। उन्होंने कहा कि कोई जाति अन्यायी नहीं होती, बल्कि व्यक्ति अन्यायी होता है। शंकराचार्य के अनुसार नए नियम जातियों के बीच अनावश्यक भेदभाव पैदा कर रहे हैं, जिससे समाज में टकराव बढ़ेगा। उन्होंने इस कदम को अविवेकपूर्ण बताते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है। इसी विवाद के बीच बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने भी इन नियमों और शंकराचार्य के अपमान का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया है।
उत्तर प्रदेश प्रशासन और संतों के बीच बढ़ता यह तनाव अब राजनीतिक और सामाजिक मोड़ ले चुका है, जिसमें पूर्व मुख्य सचिवों ने भी इस्तीफे की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। कोलकाता में ममता और अखिलेश की मुलाकात दीदी ने एड को हराया, अब बीजेपी को हराएंगी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात कर अपना समर्थन जताया। आईपैक कार्यालय पर एड की छापेमारी और पेन ड्राइव विवाद का जिक्र करते हुए अखिलेश ने कहा कि ममता बनर्जी ने केंद्रीय एजेंसियों को हराकर भाजपा के मंसूबों को नाकाम कर दिया है। उन्होंने सर को अघोषित एनआरसी करार देते हुए आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर विपक्ष शासित राज्यों में वोट काटने की साजिश कर रहा है। अखिलेश ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ और बंगाल में 1 करोड़ वोटर्स को हटाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा अभी भी पेन ड्राइव का दर्द नहीं भूली है और 2026 में बंगाल की जनता फिर से दीदी का साथ देगी। सिल विवाद पर पंजाब और हरियाणा के बीच जमी बर्फ। दोनों मुख्यमंत्रियों ने कहा बातचीत से निकलेगा हल। सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद को सुलझाने के लिए पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने चंडीगढ़ में एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक को सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक बताया। सीएम मान ने कहा कि दोनों राज्य भाई है और वे नई पीढ़ी के नेता होने के नाते इस पुराने विवाद को सुलझाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार अब दोनों राज्यों के अधिकारी लगातार बैठकें करेंगे और समाधान के रास्ते तलाशेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी संतोष जताया कि अच्छे माहौल में हुई इस बातचीत से सार्थक परिणाम निकलेंगे।